नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत हम जिस खंड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण न्यूज की चर्चा करने वाले हैं वो खंड है ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यानी भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी खंड से जुड़े हुए जो भी इस हफ्ते महत्वपूर्ण न्यूज आए हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। टॉपिक्स पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा कई सारे कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। जिन कोर्स की बात हम कर रहे हैं उसमें यूपीएससी और अलग अलग राज्यों के जो पीसीएस एग्जाम्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं। थोड़ा सा उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात कर लेते हैं। जैसे पहला जो कोर्स है वो है आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स, जो प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ किया जा रहा है। ये जो कोर्स है ये 28 नवंबर से इसका बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसके लिए जो टाइम दिया गया है वो है 11:30 AM, यानी 11:30 पर ये आपको कोर्स या कह सकते हैं ये बैच का टाइमिंग होगा। कोर्स में शामिल जो कह सकते हैं सुविधाएं आपको प्रदान की जाएगी, जिसमें कहा गया है कि 3 वर्षों तक असीमित बार देखने की जो सुविधा है वो आपको प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही प्रत्येक विषय और खंड से जुड़े हुए जो प्रिंटेड क्लास नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके अलावा नियमित इसमें क्लास टेस्ट होंगे जो प्रीलिम्स और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपको कराए जाएंगे। तो ये पहला हमने कोर्स देख लिया। दूसरा जो कोर्स है ये भी आईएएस और यूपीपीएससी से जुड़ा हुआ एक फाउंडेशन कोर्स है। ये भी प्रीलिम्स और मेंस यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ध्यान में रखते हुए ये संचालित किया जा रहा। ये जो बैच है ये 14 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी टाइमिंग है 10:30 AM। इस कोर्स में शामिल जो सुविधाएं हैं इसमें आपको कोर्स जो वैधता होगी, जो कोर्स वैलिडिटी है वो 3 इयर्स है। 3 वर्षों तक प्रत्येक विषय और खंड के जो प्रिंटेड क्लास नोट्स होंगे वो भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। नियमित इसमें क्लास टेस्ट आपके कराए जाएंगे जो प्रीलिम्स और मेंस से संबंधित होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारे जो राज्य हैं उनसे जुड़े हुए फाउंडेशन कोर्स भी प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें बीपीएससी यानी बिहार से जुड़ा हुआ फाउंडेशन कोर्स है। ये प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को पूरा कवरेज इसमें आपको मिलेगा। बैच जो आरंभ हो रहा है ये 18 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसके लिए जो टाइमिंग है वो 3:30 PM है। शाम के 3:30 पर ये कोर्स आपको मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के लिए एमपीपीएससी जो फाउंडेशन कोर्स है ये भी प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है। ये जो कोर्स है ये अभी हाल में 21 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है, जिसकी टाइमिंग सुबह के कह सकते हैं 8 बजे है, 8 AM पे है। और अगला जो कोर्स है ये राजस्थान को ध्यान में रखते हुए संचालित किया जा रहा है, आरएस फाउंडेशन कोर्स। ये भी प्रीलिम्स और मेंस को पूरा इसमें कवरेज आपको प्रदान किया जाएगा। बैच जो प्रारंभ है ये 10 नवंबर से प्रारंभ हो चुका है। इसमें इस बैच की जो टाइमिंग है ये सुबह के 8 बजे है। तो ये सारे कोर्स हैं जो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं और इन कोर्स के बारे में और अधिक सूचना प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नीचे दिए गए जो नंबर हैं 9555124124 पर आप संपर्क करके संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithias.com, यहाँ विजिट करके भी इन कोर्स से जुड़े हुए जो भी आपकी क्वेरी है, जो संबंधित जानकारी आप जानना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सूचना थी। चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि भूगोल और पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े हुए कौन से महत्वपूर्ण न्यूज हैं जो इस हफ्ते सुर्खियों में थे। तो देखिए ये न्यूज हैं जिन पर हम बात करेंगे। न्यूज कई सारी थी, उनमें से ये कुछ खास महत्वपूर्ण हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी न्यूज पर थोड़ा सा हम डिटेल से बात करते हैं। पहली न्यूज लेते हैं। पहली जो न्यूज है ये करीबा झील से जुड़ी हुई है। करीबा झील के बारे में आप जानते होंगे, ये चर्चा में है और इससे जुड़े हुए जो लोकेशन बेस्ड प्रश्न हैं वो पहले भी पूछे जा चुके हैं। इस बार इससे जुड़ा हुआ आपका जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वो करंट अफेयर से है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि ये झील क्यों चर्चा में है। तो देखिए
काफ़ी भीषण सूखे के कारण ये जो बड़ी झील है करीबा झील, इसका कह सकते हैं कि जो जलस्तर है अब तक के ऐतिहासिक रिकॉर्ड के स्तर पे देखें तो निचले क्रम पे पहुंच चुका है, निम्न स्तर पे पहुंच चुका है। और इस कारण से ये जो झील है ये अपने कह सकते हैं कि संकट के समय में जूझ रही है और इससे ये संभावना व्यक्त की जा रही है, संभावना बढ़ गई है कि हो सकता है कि इस पर निर्मित जो करीबा बांध है, करीबा जो डैम है, इसे भी बंद करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो झील है इसी पर ये डैम बनाया गया है और इस झील का जो जलस्तर है वो अब तक के कह सकते हैं कि सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुका है। तो इस कारण से ये जो झील है ये इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। थोड़ा सा आपके लिए झील की जो कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक तरफ करेंट अफेयर्स में ये न्यूज़ के अंतर्गत इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आपके खंडवार जैसे भूगोल में मैपिंग मानचित्र के अंतर्गत इस झील से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका जो भौगोलिक अवस्थिति है उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो करीबा झील है ये काफ़ी महत्वपूर्ण झील है, दुनिया की बड़ी झीलों में ये आती है। और अगर आयतन के दृष्टिकोण से देखें, ये देखिए आपकी ये करीबा झील है, इसकी जो अवस्थिति है, इधर देखिए जिम्बाब्वे देश है और इधर देखें तो ये जाम्बिया देश है। इन दोनों के बीच में ये एक तरह से देखें तो इनके राजनीतिक सीमा पर ही ये अवस्थित है। और अगर इसके आयतन यानी जल धारण की क्षमता के दृष्टिकोण से देखें तो ये झील दुनिया में बड़ी झीलों में आती है और आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। ये क्या है? मैन मेड क्या है? लेक है। और दुनिया की जो बड़ी झीलें हैं उनमें इसको कह सकते हैं कि शामिल किया जाता है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर ये अवस्थित है। कह सकते हैं कि ये जो बॉर्डर लाइन है यहीं पर ये झील आपको देखने को मिल सकती है। इसका जो निर्माण है वो काफ़ी पहले वर्ष 1955 में, अगर कहें इसके निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण है 1955 में प्रारंभ हुआ था और धीरे धीरे बनते बनते कह सकते हैं कि 1959 तक ये झील बना था। तब देख सकते हैं कि लगभग 4 से 5 वर्षों के बीच में इस कह सकते हैं कि मैन मेड जो मानव निर्मित झील है इसका निर्माण हो पाया था। और इसी बीच कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जाम्बेजी नदी एक महत्वपूर्ण नदी है उसी पर एक बड़ा कह सकते हैं डैम जो झील है उसका निर्माण किया गया। और ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे दोनों को पर्याप्त कह सकते हैं कि जल आपूर्ति और जल आपूर्ति के साथ कहें तो जो विद्युत शक्ति है वो भी प्रदान करता है। और इस कारण से ये जो झील है ये दोनों देशों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, ऊर्जा शक्ति प्रदान करने के साथ ही ये जो झील है कह सकते हैं कि जो फिशिंग है इसके दृष्टिकोण से क्या है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। मत्स्य पालन के दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक स्तर पे देखें तो बड़े स्तर पे यहाँ पर जो मत्स्य उद्योग है वो विकसित हुआ है। और एक तरह से देखें तो इस झील में कई सारे छोटे बड़े द्वीप आपको देखने को मिलेंगे। एक आंकड़े की माने तो इस झील में लगभग 100 से भी ऊपर आइलैंड आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कुछ बड़े आइलैंड के नाम भी आपसे पूछे जाते हैं जिसमें इसके अलावा जो चैटे द्वीप है ये एक मामले में और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस द्वीप के आसपास अफ्रीकी हाथियों की एक जो बड़ी आबादी है, जो एक पॉपुलेशन है वो वास करती है। इस कारण से भी ये जो झील प्रदेश है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये हमने देख लिया। चलिए अगला न्यूज़ देख लेते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली में जो ग्रैप स्टेज 4 है वो लागू हो चुका है और इस कारण से ये जो ग्रैप स्टेज 4 है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। थोड़ा सा न्यूज़ को हम देखने का प्रयास करते हैं तो 18 नवंबर हाल ही में बीता है। 18 नवंबर से दिल्ली में जो ग्रैप स्टेज 4 है इसे लागू कर दिया गया है। आप देखते होंगे प्रत्येक वर्ष दिल्ली में जो पोल्यूशन की समस्या है वो एक विकट समस्या है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो घटनाक्रम है वो देखने को मिला है। थोड़ा सा इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पहलू है उन पर हम बात करते हैं। ग्रैप स्टेज 4 में प्रतिबंधित जो गतिविधियां हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, जो ट्रक्स हैं ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। सार्वजनिक जो परियोजनाएं हैं उसे अस्थायी
तौर पे बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको ले जाने वाले या स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले जो ट्रक हैं उनको छोड़कर किसी भी ट्रक को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली है। और इसी संदर्भ में हाल में क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दिल्ली सरकार के ऊपर आपत्ति भी जताई है। उसने ये कहा है कि नियमों का सही तरीके से सरकार पालन नहीं करवा पा रही है, क्योंकि ये देखा गया है कि कई सारे जो ट्रक्स हैं वो बिना किसी परमिट के कह सकते हैं कि दिल्ली में देखे गए हैं। इस कारण से ये भी मुद्दा इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। दिल्ली के बाहर जो पंजीकृत, जो रजिस्टर्ड हैं या जो नॉन रजिस्टर आवश्यक हल्के वाणिज्यिक वाहन हैं उन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं, जो सीएनजी और BS जो 6 डीजल वाहन हैं, उनको छोड़कर जो वाहन हैं उन पर ये प्रतिबंध लागू किया गया है। यही नहीं, दिल्ली में पंजीकृत BS जो 4 या उससे पुराने जो डीजल मध्यम और भारी माल वाहन हैं उन पर भी पूरी तरह से रिस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध लगाया गया है। राजमार्ग और सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनें, पाइपलाइनें और अन्य जो सार्वजनिक परियोजनाएं हैं उनके सहित सभी निर्माण जो गतिविधियां हैं, जो कंस्ट्रक्शन के काम हैं, उन पर भी रोक लगाई गई है। तो ये महत्वपूर्ण न्यूज है। अब थोड़ा सा ग्रैब के बारे में देख लेते हैं। जो ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है, इसे कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 2017 में इसे प्रारंभ किया गया। अगर रेगुलेशन की बात करें, क्रियान्वयन की बात करें, तो वायु गुणवत्ता प्रबंधन जो आयोग है उसके द्वारा इसे संचालित किया जाता है। यह एक आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना है जो खास स्थिति होने पर इसे लागू किया जाता है। दिल्ली और NCR क्षेत्र में वायु की जो गुणवत्ता है वो खराब होने पर ये यहाँ पर लागू की गई है। इसको अलग अलग चरणों में बांटा जाता है। थोड़ा सा जो अलग अलग स्टेज हैं उनको देखते हैं। ग्रैब को देखें तो मुख्य रूप से 4 जो चरण हैं उनमें बांटा गया है। पहला जो चरण है इसमें वायु गुणवत्ता जो सूचकांक है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, वो 201 से लेकर 300 के बीच में देखा जाता है। जो चरण 2 है, स्टेज 2 है, इसमें एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसे 301 से 400 के बीच में देखा जाता है। वहीं थर्ड जो स्टेज है इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स को 400 से 1 से लेकर 450 के बीच में मापा जाता है। और इसका जो चौथा चरण है इसमें एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है ये 450 से अधिक लिया जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थोड़ा सा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, तो स्वच्छ भारत अभियान के तहत वर्ष 2014 में इसे प्रारंभ किया गया था। ये जो वर्ष है ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दैनिक आधार पर वायु की जो गुणवत्ता है, इसकी जो रिपोर्टिंग है, उसके लिए ये एक इंडेक्स है, ये एक सूचकांक है। ये क्या दर्शाता है कि वायु की कितनी स्वच्छता है, वो कितना प्रदूषित है। तो ये इसका मानक कह सकते हैं। इसके द्वारा ये प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत 8 जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो प्रदूषक हैं, उनको मापा जाता है। PM 2.5 जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है। इसके अलावा PM 10 है। इसके अलावा जो इसमें शामिल है अमोनिया है, लेड है, सीसा है यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक हैं। इस तरह से ये 8 प्रदूषकों को इसके अंतर्गत मापा जाता है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम बात करें, जो सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड्स है, ये एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में ये दर्शाता है कि अगर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें अगर मानकों की बात करें तो अगर इसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें 0 से जो 50 का इंडिकेटर है वो क्या दर्शाता है, तो ये जो वायु में कह सकते हैं, जो वायु की स्थिति है वो क्या है कि अच्छी को दर्शाता है, यानी कि वेल गुड है, उसमें आप आसानी से आ जा सकते हैं। आपके स्वास्थ्य पर इसका कोई खास प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद अगर इसके सूचकांक की बात करें तो जो 51 से लेकर 100 है, यानी 51 से लेकर 100 के बीच में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो सूचकांक है ये क्या दर्शाता है, तो ये सेटिस्फैक्ट्री को दर्शाता है, यानी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। लेकिन इसके बाद का जो सूचकांक है 101 से लेकर 200 के बीच, ये क्या है कि मॉडरेट को दर्शाता है। इसके साथ ही 201 से लेकर 300 के बीच का जो सूचकांक है ये काफ़ी खराब स्थिति यानी पुअर स्थिति को दर्शाता है। इसके बाद की जो स्थिति है वो और भी दयनीय है। 301 से लेकर 400 के बीच की जो स्थिति है ये वेरी पुअर को दर्शाता है। वहीं 401 से लेकर 500 का जो सूचकांक है, जो इसमें इकाई दर्शाता है वो सेवरन
यानी बहुत ही कह सकते हैं कि खराब स्थिति को दर्शाता है। इसमें अलग अलग जो कलर कोड हैं वो दर्शाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि गुड को किस कलर से दिखाया गया है, फिर सेटिस्फैक्ट्री को किस कलर से दर्शाया गया है, फिर मॉडरेट को, पुअर को, वेरी पुअर और सेवरल को। तो इस तरह से क्या है कि ये न्यूज़ है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। चलिए अगली न्यूज़ देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मूंगा, ये चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है, इस पर हम बात करते हैं। तो अब तक जो वैज्ञानिक हैं उनको अब तक का सबसे बड़ा जो मूंगा है वो दक्षिण पश्चिमी प्रशांत महासागर में मिला है, प्राप्त हुआ है। जब से ये मिला है तब से इसकी चर्चा हो रही है। मेगा कोरल जो कई जुड़े हुए छोटे जीवों का क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है, एक संग्रह होता है। ये सोलोमन द्वीप में खोजा गया है, इसको प्राप्त किया गया है। यह द्वीप ऑस्ट्रेलिया से लगभग आप देखेंगे 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में आपको देखने को मिल सकता है। यह 300 वर्ष से अधिक पुराना हो सकता है, ये वैज्ञानिकों का एक अनुमान है। यही नहीं, खोजकर्ताओं के अनुसार अगर हम देखें तो कोरल को देखना पानी के नीचे कैथेड्रल को देखने जैसा था। इसका कह सकते हैं कि इनका ये कहना था कि यह ब्लू व्हेल से भी बड़ा है और यह 34 मीटर चौड़ा है, 32 मीटर लंबा है और लगभग 5.5 मीटर ऊंचा है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके साथ ही एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से ये भी जुड़ता है कि आखिर जो कोरल है ये है क्या। तो जो कोरल है एक तरह का आप देख सकते हैं कि समुद्री जीव है, ठीक है। इसे प्रवाल या मिर्जान के नाम से भी जाना जाता है। इसे प्रवाल आप कह सकते हैं या फिर दूसरे नाम मिर्जान के नाम से भी जाना जाता है। ये आनुवांशिक रूप से समान जीवों से मिलकर बने होते हैं, उनके द्वारा ये बने होते हैं और इसी कारण से इन्हें पॉलिप्स कहा जाता है। प्रवाल और शैवाल में परस्पर एक तरह से कह सकते हैं कि सहसंबंध होते हैं। प्रवाल जो है वो शैवाल को प्रकाश संश्लेषण के लिए एक जरूरी यौगिक प्रदान करता है और इसके बदले जो शैवाल है वो प्रवाल को कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है। तो इस तरह से क्या है, एक दूसरे से इनके बीच में सहसंबंध की स्थिति देखने को मिलती है। ये कठोर संरचना वाले चूना प्रधान जीव होते हैं। इनके द्वारा छोड़े गए जो कैल्शियम कार्बोनेट्स हैं उनसे समुद्र में भीतर चट्टानों का निर्माण होता है। इन्हें प्रवाल भित्तियां या मूंगे की चट्टान कहते हैं। यही नहीं, प्रवाल भित्तियों को समुद्र का वर्षा वन भी कहा जाता है। तो ये भी जो कह सकते हैं स्टेटमेंट है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये विश्व का दूसरा सबसे समृद्ध जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनमें ये शामिल किए जाते हैं। इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ ही आपके लिए ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि जो कोरल है इनके लिए सबसे अनुकूल स्थितियां क्या हैं। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण है कि तापमान की एक स्थिति महत्वपूर्ण है, जिसमें ये कहा जाता है कि जो कोरल है वो एक खास तापमान में ही कह सकते हैं कि विकसित होते हैं, जिसके लिए ये कहा गया है कि 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो इनके विकास के लिए सबसे अनुकूल है। यानी ज़्यादा कठोर कह सकते हैं कि जो कोरल है वो 23 डिग्री सेल्सियस से लेकर 29 डिग्री सेल्सियस पानी में ही पनपते हैं और कुछ जो कोरल है वो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 32 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी कह सकते हैं कि सरवाइव कर सकते हैं। इसमें सैलिनिटी भी एक महत्वपूर्ण कारक है। पानी की जो लवणता है वो महत्वपूर्ण है। इन्हें जीवित रहने के लिए खारे पानी की ज़रूरत होती है, जिसकी जो लवणता है वो क्या होनी चाहिए, 27 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सैलिनिटी का क्या है, सिंबल है, जो परसेंटेज के सिंबल से पूरी तरह से अलग है। तो ये हमने देखा। इसके साथ ही इनके विकास के लिए जो पानी की गहराई है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके लिए कहा जाता है कि लगभग 30 मीटर या 100 फुट के आसपास की जो गहराई है वो कोरल के विकास के लिए सबसे अनुकूल होती है। यही नहीं, कोरल के विकास के लिए जो प्रकाश है वो सबसे महत्वपूर्ण है और प्रकाश की आवश्यकता इन्हें होती है। पानी में जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी महत्वपूर्ण है। बहुत ही गंदा पानी नहीं होना चाहिए। पानी अपारदर्शी होने पर ही कोरल अच्छी तरह से पनप पाते हैं, क्योंकि इससे न केवल इन्हें प्रकाश की प्राप्ति होती है बल्कि जो इसमें प्रदूषक है वो इनके मुख में नहीं समा पाते हैं। तो ये हमने देख लिया जो न्यूज़ थी और उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि तथ्य थे। अब अगली न्यूज़ देख लेते हैं। ये है नोट्रे डम कैथेड्रल। ये चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में है, थोड़ा सा इस पर हम बात करते हैं। तो फ्रांस सरकार के द्वारा 5 वर्ष बाद जो नोट्रे डम कैथेड्रल है फिर से
खोलने की घोषणा की गई है। इस कारण से ये चर्चा में है। 7 दिसंबर 2024 से जनता के लिए इसे पूरी तरह से ओपन कर दिया जाएगा। वर्ष 2019 से विनाशकारी आग के बाद यहाँ पर बड़े स्तर पे आग की घटना देखने को मिली, उसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो इस कारण से ये चर्चा में है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि नोट्रे डेम जो कैथेड्रल है ये है क्या। तो नोट्रे डेम जो वर्ड है ये क्या है, फ्रेंच भाषा का ये शब्द है। इसका जो अर्थ होता है आवर लेडी ऑफ पेरिस, ठीक है, ये बात कही गई है। और यह पेरिस के आई डे ला सीट यानी सीन नदी में एक छोटा सा क्या है, आइलैंड है। इसी पर स्थित एक चर्च की स्थिति को दर्शाता है। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध जो गिरजाघर है उनमें इसकी कह सकते हैं इसे शामिल किया जाता है। इसका जो निर्माण है वो राजा लुइस जो 7वें हैं उनके काल में बिशप मैरिस डी सुली के द्वारा वर्ष 1163 ईस्वी में शुरू कराया गया था। वर्ष 1345 ईस्वी में ये पूरी तरह से बन के निर्माण इसका तैयार हो चुका। इसका जो निर्माण है वो क्या है, वो एक खास शैली में है जिसका नाम है गोथिक शैली। तो ये आर्ट एंड कल्चर में भी आपसे पूछा जा सकता है। नोट्रे डेम कैथेड्रल में ही वर्ष 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट का राज तिलक किया गया था। यूनेस्को के द्वारा वर्ष 1991 में विश्व विरासत स्थल इसे घोषित किया गया। तब से ये बड़े स्तर पे चर्चा में रहा है और एक बार फिर से ये न्यूज में बना हुआ है। चलिए अगली न्यूज देख लेते हैं। अगली जो न्यूज है ये छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ में देश का जो 56वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित हुआ है, तो ये चर्चा में है। देखते हैं क्या न्यूज है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ का जो गुरु घासीदास तामोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है इसे देश का 56वां टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। जब से इसे अधिसूचित किया गया है ये जो टाइगर रिजर्व है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ जो सरकार है इसने राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण की सलाह पर, उसके सुझाव पर छत्तीसगढ़ का जो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर जिले में जो फैला हुआ ये कह सकते हैं कि गुरु घासीदास तामोर पिंगला टाइगर रिजर्व है इसे अधिसूचित किया है। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अक्टूबर 2021 में गुरु घासीदास पिंगला बाघ जो अभयारण्य है इसको अधिसूचित करने के लिए अंतिम मंजूरी प्रदान की थी। और इसे गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर जो पिंगला वन्य जीव अभयारण्य है उन दोनों को मिलाकर इसे बनाया गया है। तो इस कारण से ये देखें तो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में अवस्थित है। मध्य प्रदेश और झारखंड की सीमा जहां लगती है वहीं पर इसकी भौगोलिक अवस्थिति है। कुल 2829.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस बाघ अभयारण्य में लगभग 2049.2 वर्ग किलोमीटर का कोर पूरा एरिया है। जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है वो इसमें शामिल है। इसमें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला जो वन्य जीव अभयारण्य है इन दोनों को शामिल किया गया है। इसका जो पूरा बफर जोन है, बफर जो क्षेत्र है उसका जो एरिया है वो लगभग 780.15 वर्ग किलोमीटर है। तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो छोटा नागपुर पठार है आंशिक रूप से बघेलखंड पठार में स्थित है। यह बाघ अभयारण्य और विभिन्न कह सकते हैं कि जो लैंड है, भूभाग है, घने जंगल हैं, यहाँ पर जो नदियाँ हैं, नदी जो क्षेत्र है, जो झरने हैं वो इसे काफ़ी समृद्ध बनाते हैं। यही नहीं, ये जो समृद्धि है ये जीव विविधता के लिए अनुकूल स्थिति उत्पन्न करती है और इसमें बाघों के लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं हैबिटेट उपलब्ध कराती है। मौजूद यहाँ पर देख सकते हैं। और यह बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश में संजय जो दुबरी बाघ अभयारण्य है उससे ही सटा हुआ है, जो लगभग क्या है कि 4500 वर्ग किलोमीटर का पूरा एक परिदृश्य परिसर का निर्माण करता है। इसके अलावा ये जो अभयारण्य है पश्चिम में मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ बाघ अभयारण्य और पूर्व में झारखंड के पलामू बाघ अभयारण्य से जुड़ा हुआ है। तो इस कारण से देखें तो ये बाघों के लिए एक बड़ा ही अच्छा हैबिटेट, एक आवास प्रदान करता है। यह बांधवगढ़ और पलामू टाइगर रिजर्व के बीच में बाघों के आवागमन के लिए एक गलियारा भी उपलब्ध कराता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो भी वन्य जीव हैं उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो बाघ है, तेंदुए हैं, लकड़बग्घा है, सियार है,
भालू है, चिंकारा है, चीतल, ऐसे कई सारे वन्य जीव इस अभयारण्य में देखे जा सकते हैं। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और इसके अलावा आंध्र प्रदेश का जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है वो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और इसके अलावा जो असम का मानस टाइगर रिजर्व है वो देश का दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व है। और इन दोनों के बाद पहले पे कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, दूसरे पे असम का मानस टाइगर रिजर्व है और तीसरे स्थान पे कौन है, तो अब ये बन चुका है देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व। यह छत्तीसगढ़ में चौथा टाइगर रिजर्व है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इस हफ्ते जो भी भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी से जुड़े हुए जो न्यूज कह सकते हैं, जो समाचार सुर्खियों में थे, उन पर हमने संक्षिप्त रूप से और उनसे जुड़े हुए जो भी संबंधित पहलू थे उन पर भी प्रकाश डाला। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में अगले हफ्ते के नए जो प्रमुख समाचार होंगे उन पर हम फिर चर्चा करने के लिए आप सभी के साथ हाजिर होंगे। तो आज इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।